हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीप सर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। क्लास 8 का हिंदी का क्लास आप लोग का है। बसंत का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में आप लोग का क्लास 8 का जो बसंत हिंदी का बुक चलता है उसका चैप्टर 4 भगवान के डाकिए इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी कुछ देर पहले ही हम मेरे एप्लीकेशन पे हम इस कविता को पूरा पढ़ा दिया। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पूरा कविता जो अंडरलाइन है यहाँ पे समझाया हुआ भी है। तो हम अभी तुरंत कुछ देर पहले ही कविता को एप्लीकेशन पे समझा दिए। तो जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं सारे बच्चे देख लिए। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए उनको मेरे इसी वीडियो के नीचे में माई ऐप दिखेगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और बैच में जुड़ जाइएगा। कोई भी समस्या आएगी तो मेरा इंस्टा आईडी दिया हुआ, आप लोग वहाँ पे जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न अभ्यास पे चलते हैं और समझते हैं एक एक प्रश्न को। जो बच्चे कविता पढ़ के आए उनको तो सारा बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और सारे बच्चों को समझ में आएगा। मैं सारे बच्चों को अच्छे से समझाते हुए चलूँगा, एक भी चीज़ में डाउट नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका कविता से है। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। आप पहला क्वेश्चन आपका क्या करा है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा वो देखिए आप लोग। तो देखिए आप लोग लिखिएगा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। हम आपको पहले भी कविता क्लास ले रहे थे, इस अध्याय का बता चुके हैं। वहाँ पे बादल शीतलता का संदेश देता है और पक्षी अपने पंखों पर सुगंध वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। तो कविता में बताया गया कि पक्षी जो है सुगंध फैलाने का काम करते हैं और जो बादल है वो संदेश देता है, पानी बरसाता है। तो इसी तरह से ये भगवान के डाकिए। ठीक है, स्पष्ट कर दिए आप लोग को। यहाँ पे वही कह रहा था क्यों बताया गया, तो आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा से हम लोग दे दिया, बहुत ही छोटा भी और आप लोग को समझा भी दिए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या कर रहा है वो आप लोग देखिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। देखिए हम जो भी बच्चे यहाँ पे कविता हमसे पढ़े हैं अभी एप्लीकेशन पर उनको बता दीजिएगा तुरंत। तो कौन कौन पढ़ रहे थे, पेड़ पौधा था। ठीक है, पेड़ पौधा, पानी था, पहाड़ था। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए। तो जैसे यहाँ लिखिएगा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। ठीक है, हम मनुष्य जो है वो नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इतना छोटा उत्तर है। आप लोग जो बच्चे कविता पढ़े वो खुद से भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन है आगे। तो देखिए आप लोग का आगे क्या है वो देखिए। यहाँ पे 3 में किन पंक्तियों का भाव है, यानी कि ऊपर से हम पंक्ति जो पढ़ाए थे वहाँ से ये पंक्ति का भावार्थ दे दिया गया। पूछा गया कौन सी पंक्ति है कविता की। जो बच्चे पढ़े हैं वो तुरंत बता दीजिएगा। कौन में देखिए क्या है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। और दूसरा इसका बता रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। दूसरा भी हम लोग पढ़ लेते हैं, प्राकृतिक देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ठीक है, तो इसका अंतिम वाला होगा भाव बनकर। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला का उत्तर आप लोग का है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहीं पे था, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव का एकता का संदेश देश से दूसरे देश तक भेजते हैं। तो इसका कविता का लाइन बोल रहा था लिखने के लिए, तो कविता का लाइन आप लोग उत्तर में ही लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा था, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए इसका लिखिएगा, प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती है, इसलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर बरसता है। तो ये सबसे लास्ट है। ठीक है, लास्ट वाली पंक्ति है कविता का। तो यहाँ तक हो गया आप लोग का क्लियर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या करा वो देखिए सारे बच्चे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला आपका है 4 में, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। चलिए इसके उत्तर आप लोग लिखिएगा। कैसे लिखना आप लोग को उत्तर, बहुत छोटा सा उत्तर बताएंगे। आप लोग लिखिए, देखिए पहले आप लोग कैसे लिखिएगा। तो देखिए क्या पढ़ पाते हैं, तो यही क्वेश्चन था। तो लिखिएगा हाँ पढ़ पाते हैं। उसके बाद देखिएगा, भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं। हम आपको कविता में समझाए थे कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो पूरे पृथ्वी को देखते हैं। उनके लिए पूरी पृथ्वी जो है वो बराबर है। ठीक है, एक समान है। उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आती है। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए होता है। ठीक है, ये सारा कुछ वो पेड़ पौधे जो पानी है जल है पहाड़ है ये सब समझ पाते हैं, मनुष्य सिर्फ नहीं समझ पाता। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या करा है उसको भी देख लीजिए।
एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कविता का ही पंक्ति है, इसका लिखिएगा आप लोग। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ये कविता का भाव यह है कि, जो कविता की पंक्ति है उसका भाव यह है कि एक देश की धरती, ठीक है, दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है। यहाँ सुगंध भाईचारा का प्रतीक है, यानी कि सुगंध भेजना यानी कि भाईचारा, यानी कि दोनों देश में प्रेम होना, ठीक है, भाईचारा का प्रतीक है और गंध प्यार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है आपका। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आए पाठ से आगे का। तो पाठ से आगे का क्या क्वेश्चन है यहाँ पे वो समझिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आपकी दृष्टि से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका भी उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पक्षी और बादल, ठीक है, की चिट्ठियों को आदान प्रदान, यानी कि चिट्ठी का आदान प्रदान, अदला बदली करना को आपकी दृष्टि से देख सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें लिखिएगा पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को सद्भावना, सौहार्द और प्यार की दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि इनका आदान प्रदान हमारे लिए एक सीख है, वो भी ऐसी सीख अगर इसे मनुष्य अपने मन से अपना ले, ठीक है, अपने मन से अपना ले तो आज किसी भी देश के बीच युद्ध जो होता है उसकी नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है, युद्ध की नौबत नहीं आएगी। हम अगर इस तत्व को समझ जाएं तो हमारे हृदय से द्वेष भाव की जो मलिनता है धुल जाएगी। यानी कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है, क्या था क्वेश्चन, बात समझिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों को आदान प्रदान को आपकी दृष्टि से देखते हैं, यानी कि यही कहा रहे कभी, जो यहाँ पे हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि पक्षी और बादल जो है वो किसी देश में भेदभाव नहीं करते। एक देश का बादल दूसरे देश में जाके बरस जाता है, एक देश की पक्षी दूसरे देश में चली जाती है। अगर हम लोग इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए दूसरे देश में तो कभी भी युद्ध नहीं होगा, कभी भी एक दूसरे देश के बीच में युद्ध नहीं होगा, दूसरे देश के प्रति मन में मलिनता नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं, मोबाइल के द्वारा, जीमेल के द्वारा हम लोग भेजा करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्ति लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है 10 पंक्ति, थोड़ा सा बड़ा होगा कोई बात नहीं, 10 पंक्ति लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा, आज का युग इंटरनेट का युग है। आज आप लोग जानते हो कि सारा काम, जितना भी काम है सारा इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से होता है। अधिकांश काम हम अपने संवाद को बड़ी ही सुगमता व सुविधापूर्वक इंटरनेट के माध्यम से भेजवा पा सकते हैं। यानी कि आज जो है सारा काम, अधिकांश काम इंटरनेट से होता है। तो हम लोग अपने संवाद को, अपने बातचीत को भी इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी भेज सकते हैं या फिर वहाँ से पा भी सकते हैं, यानी कि वहाँ से भी हमारे पास आ सकता है। किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भगवान का संदेश देते हैं। यानी कि पक्षी जो है और बादल, पक्षी और बादल का जो चिट्ठी होता है, ठीक है, चिट्ठियाँ, ये हमें भगवान का, जो ईश्वर है उनका संदेश हमको कौन देता है, पक्षी और बादल। लिखिएगा, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। पक्षी और बादल किसके अनुसार काम करते हैं, तो प्राकृतिक के अनुसार, ठीक है, प्रकृति, ईश्वर के अनुसार। किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। इंटरनेट जो है वो हमारे अनुसार चलता है, मनुष्य के अनुसार चलता है, उसे आदमी चलाता है, ठीक है। चलिए, तो इंटरनेट संदेश भेजने का आज का आधुनिक माध्यम है। इंटरनेट जो है अभी आधुनिक काल का, मतलब अभी का जो है इंटरनेट पॉपुलर माध्यम है, जो कि इन संदेश एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में हमारी मदद करता है, ठीक है। पहले मनुष्य पत्र के द्वारा अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा करता था। यानी कि आज हम लोग के बीच में इंटरनेट आ गया है, हम लोग इंटरनेट से एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश को भेजते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में हम लोग पत्र के द्वारा ये काम क्या करते थे, परंतु उसमें भी महीनों दिनों का वक्त लग जाता था। यानी कि पहले जब हम पत्र के माध्यम से संदेश भेजते थे उसमें काफ़ी समय लगता था, पर आज हम कुछ पलों में ही इंटरनेट के माध्यम से अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही नहीं अपितु तो दूसरे देश में भी भेज सकते हैं, और इससे ज़्यादा समय भी नहीं लगता। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले हम लोग मैसेज भेजते थे पत्र के माध्यम से, उसमें काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन इंटरनेट के आने की वजह से आज आधुनिक युग में हम लोग बहुत कम समय में भेज पाते हैं, और यहाँ तक कि देखें बहुत कहीं भी भेज पाते हैं हम लोग, और बहुत कम समय का भी बचत होता है। परंतु इसकी तुलना अगर पक्षी और बादल की चिट्ठियों से की जाए तो इनकी
पवित्रता और निश्चलता के आगे इंटरनेट छोटा ही साबित होता है। यानी कि पक्षी जो हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पक्षी और जो बादल हैं उनके सामने हम लोग कंपेयर करें तो ये पवित्रता का प्रतीक, यानी कि पवित्र भाव से जो है ये सभी जगह जाते हैं पक्षी, ठीक है। लेकिन इंटरनेट जो है वैसा नहीं हो पाता, तो ये छोटा पड़ जाता है उसके सामने। इंटरनेट के माध्यम से हम विचारों का, कार्य का, सूचनाओं का आदान प्रदान तो कर सकते हैं पर एक सीमा तक, लेकिन पक्षी और बादल की तो कोई सीमा नहीं, ठीक है। पक्षी और बादल का कोई सीमा नहीं, यानी कि मान लीजिए बारिश पड़ रहा है, ठीक है, तो बारिश आनी हो रहा है, यानी कि मान लीजिए इंटरनेट नहीं है किसी कारणवश, लेकिन पक्षी बादल का कोई सीमा नहीं, वो कभी भी कहीं भी जा आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सारे बच्चों को आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्या है आपका, हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। 10 वाक्य आपको लिखना है कि डाकिया का हमारे जीवन में क्या भूमिका है, वो कैसे हमारी मदद करती है, इसी को लिखना होगा। लिखिएगा डाकिए का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आप लोग लिखिएगा, जैसे देखकर क्या क्या आप लोग लिखना है देखिए। तो लिखिएगा डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। कड़ी मतलब जोड़ती आधारभूत इकाई है, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। चलिए हो गया। आगे देखिए, डाकिया खाकी वर्दी पहने तथा कंधे पर झोला लटकाए एक व्यक्ति होता है। यानी कि डाकिया कौन होता है, उसका मतलब पोशाक के बारे में यहाँ पे बताया गया कि खाकी वर्दी पहने रहता है, झोला लटकाया रहता है जिसमें चिट्ठियाँ रहती है, ठीक है। पहले की तुलना में बेशक डाकिये अब कम ही दिखाई देते हैं, परंतु आज भी गांवों में डाकिये का पहले की तरह ही चिट्ठियों को आदान प्रदान करते हुए देखा जा सकता है। कि आप लोग अभी अपने गांव में अभी भी देखिएगा डाकघर होता है जहाँ पे आप लोग चिट्ठी कहीं पे भेजते होंगे, ठीक है, या फिर कोई चिट्ठी कहीं से आती है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, चाहे कितना मुश्किल रास्ता हो, डाकिये हमेशा हमारी चिट्ठियाँ पार्सल हम तक पहुँचाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय समाज में डाकिया को सबसे सम्मान का दर्जा मिलता है। सरकार और जनता के बीच संवाद की वह सबसे मजबूत कड़ी है, ठीक है। आगे पढ़िए आप लोग। डाकिया हमें दूसरे स्थान पर रहने वाले हमारे रिश्तेदारों व मित्रों से जोड़ने का भी काम करता है, क्योंकि वह उनके द्वारा भेजे गए संदेश को हम तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। संदेश को एक दूसरे के पास ले जाने और ले आने का काम करता है कौन, डाकिया। डाकिये केवल पत्र बांटते ही नहीं बल्कि अशिक्षित गरीबों को उसे पढ़कर सुनाते भी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग समझिएगा। इंटरनेट से भी अगर मैसेज एक दूसरे जगह से भेजा जाएगा तो गरीब आदमी जो व्यक्ति हैं वो मोबाइल तो ले सकते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन डाकिया चिट्ठी लेकर आता है तो वो पढ़कर भी सुना देता है कहने पर, तथा उनका पत्र लिखने में भी मदद कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ज़मीनी स्तर पर डाकिया ही डाक विभाग का वास्तविक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम बहुत परिश्रम और लगन के साथ पूरा करता है, ठीक है। चलिए, चाहे गर्मी सर्दी या बरसात हो, डाकिये सबका सामना करते हुए समाज की सेवा करते रहते हैं। मतलब कभी भी पीछे नहीं हटते, यानी कि कोई भी दिन हो उनको काम अपना करना ही है, ठीक है। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। 10 वाक्य का अर्थ हम लोग लिख दिए। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब है अनुमान और कल्पना। तो देखिए अनुमान कल्पना है, तो इसको देखिए क्या कर रहा है। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे www यहाँ पर दिया गया है .com जो होता है, तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं किस तरीके से आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा एक अच्छे रूप से। चलिए तो प्यारे बच्चों यही आपका अनुमान कल्पना का क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग देखिए कैसे लिखिएगा। डाकिया खाकी वर्दी पहने कंधे पर झोला लटकाए एक व्यक्ति होता है। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। डाकिये को डाकिया भैया, पोस्टमैन, चिट्ठी रसा और जाने कितने नाम से जाना जाता है। डाकिया हमें दूसरे स्थान पर रहने वाले हमारे रिश्तेदार व मित्र से जोड़ने का भी काम करता है, क्योंकि वह उनके द्वारा भेजे गए संदेशों को हम तक पहुंचाता है। डाकिये केवल पत्र बांटते ही नहीं बल्कि अशिक्षित गरीबों को उसे पढ़कर सुनाते भी हैं, तथा उनका पत्र लिखने में
जो है पत्र लिखने में भी मदद किया करते हैं। ठीक है, डाकिया का कार्य बड़ा कठिन होता है, यानी कि डाकिया का जो कार्य है काफ़ी कठिन होता है, यानी कि कैसा भी दोनों उनको काम करना ही है। वह सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम परिश्रम व लगन के साथ समाप्त करता है। गर्मी, सर्दी व बरसात का समय का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करते रहता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये डाकिया के बारे में था। अब आ जाइए WWW इंटरनेट के बारे में हम लोग देखते हैं। इंटरनेट के बारे में लिखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब एक सिस्टम है जो संगठन तथा संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से इंटरनेट फाइल्स, स्रोत तथा सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, वेब एक इंटरनेट आधारित संचालन सिस्टम है। हम अपने संवाद को बड़ी ही सुगमता व सुविधापूर्वक इंटरनेट के माध्यम से भेज व पा सकते हैं। इंटरनेट संदेश भेजने का आज का आधुनिक माध्यम है, कि डाकिया पहले का माध्यम था, लेकिन इंटरनेट जो है ये आज का माध्यम है। इसमें टाइम भी कम लगता है और सुविधापूर्वक हम कहीं भी मैसेज को बहुत ही कम समय में जल्दी से भेज सकते हैं। हम कुछ पलों में ही इंटरनेट के माध्यम से अपना संदेश एक स्थान पर ही नहीं अपितु दूसरे देश में भी भेज सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। देखिए, हम आपको अंतिम में समझाएंगे सारा का निचोड़ क्या है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए, फिर पक्षी और बादल पे आ जाइए। इसमें देखिए क्या है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। क्या है, भगवान के डाकिए। कौन, पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, मतलब एक महादेश से दूसरे महादेश को आते जाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठी पेड़ पौधे पहाड़ और जल जो हैं अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आप देखिए, आप समझिए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं और समझाते हैं। यहाँ पे डाकिया के बारे में बोला जा रहा था, इंटरनेट के बारे में और पक्षी और बादल के बारे में। तो डाकिया जो है ये मतलब चिट्ठी को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने और ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया सारे बच्चों को। लेकिन लिखिएगा कि इसमें जो है काफ़ी सारी टाइम लग जाता था। मान लीजिए कोई आदमी बीमार है अन्य पे घर पे, और उसका जो बेटा या फिर कोई कमाने वाला व्यक्ति बाहर में रहता है, अगर हम डाकिया की मदद से भेजेंगे चिट्ठी को, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हो सकता है तब तक ये आदमी ना रह पाए, ना जीवित रह पाए, तो इसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम जल्द ही कनेक्ट कर पाते हैं, आदमी से कनेक्ट कर पाते हैं और संदेश को जल्द से जल्द भेज पाते हैं, फ़ोन पे बात भी कर पाते हैं। ठीक है, और आजकल तो इतना आ गया कि फ़ोन पे गूगल पे सारा चल रहा है, तो पैसा का भी आदान प्रदान हो जा रहा है कहीं पे बैठ के। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से यही सुविधा आई है। अब पक्षी और बादल जो ये भगवान के डाकिए हैं, ये जो है संदेश लाते हैं भगवान से पेड़ पौधों के लिए। बादल जो है पानी लाता है, तो ये भगवान से कनेक्ट करते हैं पेड़ पौधे पहाड़ को। ठीक है, तो इस तरीके से है, तीनों में अंतर आप लोग समझ गए। चलिए, तो इसी तरीके से देखते हैं, आपका सारा जो क्वेश्चन आंसर है वो ख़त्म हो जाता है। देखते हैं और भी बचा होगा तो उसको भी देख लिया जाएगा। हमें तो पता है सारा खत्म हो गया। तो देखिए, यहाँ तक आपका सारा क्वेश्चन आंसर था इस अध्याय का। ठीक है प्यारे बच्चों, इस अध्याय का सभी क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अध्याय आप लोग को पढ़ा भी दिए थे और इसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया। तो आज का ये आपका अध्याय पूरा कंप्लीट होता है। तो ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तो फिर आपका एप्लीकेशन पे पहले अध्याय का कंप्लीट करवाया जाएगा, फिर उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने पढ़ाई को करते रहिए, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है।